मेरा नाम अरुण भारती है। मैं जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एनडीए का उम्मीदवार हूँ। अरुण सर, आपके सामने जो कैंडिडेट वो दो मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो आप परिवारवाद से, जो ऑब्वियसली बात है मोदी जी की लाइन के अगेंस्ट में, तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें आप। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि उन्होंने आपके ऊपर बाहरी होने का एलिगेशन लगाया। जमुई को दो सांसदों के विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। रही बात परिवारवाद की, तो जब 2021 में अक्टूबर 2020 में पहले जब हमारे अभिभावक का निधन हुआ और 2021 में जब पार्टी टूटी, 9 महीने बाद जी, जब पार्टी टूटी तो उस वक्त हमारे लिए बहुत ही विपत्ति भरा समय था। कैसी फीलिंग थी? मतलब सब कुछ बना बनाया कुनबा बिखर गया। कुनबा बिखर गया। अब परिवार के लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, मैं उसमें ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अगर जमुई की जनता की आवाज़ एक परिवार के सदस्य से बेहतर तरीके से उठती है तो इसमें परिवारवाद कहाँ है? इसमें तो जमुई की जनता का भला ही होता है। चिराग पासवान जी के अधूरे कार्यों को जिस तरह से मैं पूरा कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई और सांसद जो परिवार के बाहर हो वो आकर के पूरा कर सकेगा। और इसमें परिवारवाद की बात कहाँ से आती है? मैं भी बिहार का बेटा, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जमुई की लोकसभा की जनता ये तो मुझसे सवाल नहीं पूछ रही है। ये सवाल जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी है वो पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये तो क्लियर हो, ये तो हमारे सामने क्लियर हो कि आखिर उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी पहचान क्या है। रहने वाले वो मुंगेर के हैं, यहाँ से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बताती हैं मुझे, कब जिसमें 5-5 नाम सामने आते हैं। क्या वो अर्चना कुमारी जी हैं, अर्चना भारती जी हैं, अर्चना रविदास जी हैं, अर्चना विद्यार्थी जी हैं या अर्चना यादव जी हैं? ये पहले वो क्लियर करें, उसके बाद बाकी चीज़ों पे बात की जाएगी। नमस्कार, मैं अभिषेक और आज हमारे साथ हैं अरुण भारती सर, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से यहाँ के उम्मीदवार हैं और जमुई लोकसभा में 2 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं चिराग पासवान से। लेकिन सर के बारे में, लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं सर के बारे में लोग। तो मैं सर के स्कूलिंग बैकग्राउंड से शुरू करने वाला हूँ ये पॉडकास्ट। सर, आपका एजुकेशन, लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो उम्मीदवार हैं जिनके लिए हम वोट कर रहे हैं उनका एजुकेशन क्वालिटी क्या है। शिक्षा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सर, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के बाद अपना जो है हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई। जी अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने समय निकाला और हम लोग आज बैठ कर के ये बातचीत कर रहे हैं। मेरा नाम अरुण भारती है। मैं जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एनडीए का उम्मीदवार हूँ। मैं अपने शैक्षणिक बैकग्राउंड से, मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी ओक ग्रोव स्कूल, झरी पानी, मसूरी से। वहाँ का जो माहौल है, वहाँ अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। उनके साथ पढ़ने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसके बाद मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई मैंने की बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी से। वहाँ भी अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने का एक समावेशी नॉलेज, एक समावेशी आपका जो विकास होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड का, मुझे उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्लास 12th करने के बाद मेरा एडमिशन हो गया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और वो माहौल, वो एक मेट्रो का माहौल था, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन इसके बाद जिस तरह के वहाँ छात्र आते हैं, मतलब आप समझिए कि भारत के पढ़ने लिखने वालों में जो क्रीम लोग आते हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आते हैं, उनके साथ पढ़ने का मौका मिला। उनके साथ बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होती थी, बात विचार होते थे और उसका जो लाभ था मुझे मिला। कुछ साल वहाँ पे 3 साल पढ़ने के बाद फिर मैं MBA करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड UK लंदन से मैंने अपना MBA किया। अब इन चारों बैकग्राउंड में देखेंगे तो लंदन में जिस तरह का एक्सपीरियंस, जिस तरह का एक्सपोजर मुझे मिला, वहाँ पे आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, एक एक सीमा में नहीं बांध देने की जो उनकी कवायद है, उसका मुझे बड़ा ही बेनिफिट मिला। ये रहा मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिससे मुझे अपने व्यक्तित्व को निखारने में बहुत 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 फ़ायदा मिला। मेरा एक राजनीतिक बैकग्राउंड है। मेरी माँ जो है पहले से पॉलिटिक्स में रही हैं। 2 टर्म वो MLA थी, 2 टर्म MLC भी थी।
और फिर मैं मेरा विवाह भी जो हुआ वो एक पारिवारिक राजनीतिक परिवार में ही हुआ। वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट थे श्री रामविलास पासवान जी, उनके साथ इंटरेक्शन करने पे, उनसे बात करने पे पता चला कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, हमारा किस्मत इतना अच्छा रहा है कि हमें अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छी जगह काम करने का मौका मिला है, और इन्हीं चीज़ों को वो समाज के हर वर्ग तक ले जाना चाहते थे। उनका ये मोटो था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है था, और उसी लिए वो उस चीज़ को प्रयासरत रहे, कार्य करते रहें। उन्होंने बिहार में रोजगार देने का काम किया, आधारभूत संरचनाओं का विकास किया अपने संसदीय क्षेत्र में, और रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में जो उनके प्रयास रहे हैं वो बहुत सराहनीय रहे हैं। इस बारे में बहुत सारी कहानियाँ थी जो उन्होंने मुझे बताई थी। मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा, और उनसे बात करने के बाद मेरी भी राजनीति में रुचि हुई, लेकिन वो सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से थी। मैं पार्टी के कार्यक्रम में जाता था लेकिन कैमरे के सामने नहीं आता था। Why I asked about that all your education background? जी। मैं जमुई लोकसभा क्षेत्र में आ रहा था जी। And we are living in 2024 era. बात होती है डिजिटल, ये सब कुछ आया है मोदी जी के आने के बाद, तो डेफिनेटली मैं ये बात कहता हूँ कि डिजिटल क्रांति आई है, हम जैसे लोगों को एक्सपोजर मिला है। डिजिटल इंडिया इज अ सक्सेसफुल मिशन, ये सब बातें ठीक है जी। पर जो आधारभूत संरचना है, अब आपकी बढ़िया एजुकेशन बैकग्राउंड रही है, तो जब अगर आप सांसद बनते हैं, चुनाव के लोग आपको चुनते हैं, तो क्या आप उस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम इस संसदीय क्षेत्र को देंगे, या क्या उसमें विकास करेंगे? मेरा मोटो ये था जानने के लिए, क्योंकि आपका वो एक्सपोजर हुआ, तो क्या यहाँ के लोगों को वो सौभाग्य मिलेगा सर? देखिए, जब से जमुई जिला बना है और जब से जमुई लोकसभा बना है, उसके 25 साल तक जमुई का, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या आधारभूत संरचना हो, उस तरह का विकास नहीं हो पाया था। जब चिराग पासवान जी पहली बार 2014 में और उसके बाद 2019 में यहाँ से सांसद बने, उन्होंने यहाँ विकास का बहुत सारा कार्य करने का उन्होंने कोशिश की है, और बहुत जगह वो सफल भी रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, झाझा में केंद्रीय विद्यालय का स्थापना हुआ है पहली बार पूरे जमुई लोकसभा में। बिहार में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज अप्रूव किए गए थे, उसमें से उन्होंने वो एक जमुई लोकसभा में लेकर के आए। उन्होंने झाझा से चकाई तक में 3000 करोड़ की रेलवे परियोजना यहाँ के लेकर के आए हैं, जो अलग अलग स्टेजेस में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। उन्होंने यहाँ पे कई सारे गांवों को, अधिकतर गांवों को सड़कों से जोड़ा है, अधिकतर गांवों को बिजली से जोड़ा है। यहाँ FCI का कार्यालय खुला है, पासपोर्ट का कार्यालय खुला है। तो देखिए, काम उन्होंने जब से आया है, जब से सांसद बने हैं, उन्होंने करने का प्रयास किया है और वो करते रहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में, जब इससे पहले जमुई का स्थान 99 स्थान था, उनके आने के बाद पहले 90 स्थान पे आया और उस विकास के मामले में पहले स्थान पे आया। तो उन्होंने विकास किया है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि जो मेरी शैक्षणिक योग्यता है उसके हिसाब से उनके कार्यों को मैं आगे बढ़ाता रहूं, जो उनके कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करता रहूं, और इसके साथ साथ मैं और नई चीज़ों को, नए प्रोजेक्ट को यहाँ लेकर के आऊँ, जहाँ पे शिक्षा का, रोजगार का और बहुत सारी चीज़ों का विकास लगातार होता रहे। मेरी उम्मीद है, ये मेरी पर्सनल ये है, एक्सपेक्टेशन है कि चिराग पासवान जी भारतीय सरकार में मंत्री बनने के बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। हाँ, वैसी बात है। और बहुत सारे जब रास्ते खुलेंगे तो मेरी ये भी उम्मीद रहेगी, उनसे एक्सपेक्टेशन रहे कि जमुई की तरफ, क्योंकि यहाँ की जनता ने उनको 2 बार आशीर्वाद दिया है, यहाँ पे उनकी विशेष कृपा रहे। निसंदेह यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह ज़रूर होना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स प्रोड्यूस करे, पत्रकार प्रोड्यूस करे, और हमारे जैसे। एनीवे, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अरुण सर, आपके सामने जो कैंडिडेट, वो 2 मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो आप परिवारवाद से, जो ऑब्वियसली बात है मोदी जी की लाइन के अगेंस्ट में, तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें आप। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि उन्होंने आपके ऊपर बाहरी होने का एलिगेशन लगाया। इवन इट समटाइम्स सरप्राइज मी आल्सो कि वैसे एमपी के इलेक्शन में बाहरी का मुद्दा आना नहीं चाहिए, बट ठीक है। तो आप इसको कैसे काउंटर करते हैं सर? सबसे पहले आते हैं हम परिवार के मुद्दे पे। जिस वक्त चिराग पासवान जी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में पहली बार, उसी वक्त रामविलास पासवान जी भी चुनाव लड़ रहे थे हाजीपुर से। उनके ऊपर भी टैग लगा था
कि बाहरी हैं। लेकिन उस वक्त रामविलास पासवान जी ने ये कहा था कि जमुई को एक नहीं दो सांसद मिलेंगे, और जमुई को एक एक नहीं दो सांसदों का विकास का गति मिलेगा। ये जो कार्य अभी तक चिराग पासवान जी ने किए हैं, और जिस तरह से उनके पिता का सहयोग मिला है, मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने दो सांसदों वाला विकास करने की कोशिश की है। तो ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वो रामविलास पासवान जी के बेटे थे और उस स्तर पे उस चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते थे। अगर कोई एक मामूली सांसद होता तो क्या ये बताइए कि वो उस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता, क्योंकि वो अपने पिता के कथन को पूरा करना चाहते थे कि हम जमुई को दो सांसदों के विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। रही बात परिवारवाद की, तो जब 2021 में अक्टूबर 2020 में पहले जब हमारे अभिभावक का निधन हुआ और 2021 में जब पार्टी टूटी, 9 महीने बाद जी, जब पार्टी टूटी तो उस वक्त हमारे लिए बहुत ही विपत्ति भरा समय था। कैसी फीलिंग थी? मतलब सब कुछ बना बनाया कुनबा बिखर गया। कुनबा बिखर गया। अब परिवार के लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, मैं उसमें ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं अपनी बात करूँगा कि जिस वक्त चिराग जी को परिवार में उस वक्त उनके साथ खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हम परिवार के कुछ चुनिंदा लोग उनके साथ खड़े हुए और हम लोगों ने कहा कि हर विपत्ति में आपके साथ हैं, जैसे भी आप आगे बढ़ना चाहें हम आपके साथ हैं। उसी वक्त ये साथ में निर्णय हुआ कि हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे, और तब से मैं, पहले तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन तब से मैं प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ राजनीति में जुड़ा। हम लोग चलते रहे, हमारा आशीर्वाद यात्रा बहुत सफल रहा। बिहार के निवासियों ने हमें बहुत 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 आशीर्वाद दिया और आज हम चुनावी राजनीति में भी हैं 5 सीटों के साथ। अगर जमुई की जनता की आवाज़ एक परिवार के सदस्य से बेहतर तरीके से उठती है तो इसमें परिवारवाद कहाँ है? इसमें तो जमुई की जनता का भला ही होता है। चिराग पासवान जी के अधूरे कार्यों को जिस तरह से मैं पूरा कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई और सांसद जो परिवार के बाहर हो वो आकर के पूरा कर सकेगा। और इसमें परिवारवाद की बात कहाँ से आती है? मैं भी बिहार का बेटा हूँ, मेरा भी परिवार रहा है राजनीति में, तो इसमें परिवारवाद की बात तो आती ही नहीं है। दूसरी बात, हम आते हैं बाहरी और भीतरी पे। जैसा मैंने पहले कहा, मैं भी बिहार का बेटा हूँ। हम लोगों ने अभी तक जो भी अपना व्यवसाय किया वो बिहार में ही किया ताकि हम यहाँ पे रोजगार दे सकें। हम लोगों ने हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी रही उसमें हम लोगों ने बिहार के लोगों को ही आगे बढ़ाने का काम किया। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जमुई की लोकसभा की जनता ये तो मुझसे सवाल नहीं पूछ रही है, ये सवाल जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी है वो पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये तो क्लियर हो, ये तो हमारे सामने क्लियर हो कि आखिर उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी पहचान क्या है। रहने वाले वो मुंगेर के हैं, यहाँ से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बताती हैं मुझे, जिसमें 5-5 नाम सामने आते हैं। क्या वो अर्चना कुमारी जी हैं, अर्चना भारती जी हैं, अर्चना रविदास जी हैं, अर्चना विद्यार्थी जी हैं, या अर्चना यादव जी हैं? ये पहले वो क्लियर करें, उसके बाद बाकी चीज़ों पे बात की जाएगी। चलिए अगला। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, कुछ लोग उनकी पार्टी के सिंगापुर से आकर के सारण से चुनाव लड़ सकते हैं और वो भीतरी हो जाते हैं। और जो बेटा यादव एंड लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पे आऊंगा, वो अगला पार्ट होगा। अभी आते हैं थोड़ा सा आपके केंद्रीय नेतृत्व, चूंकि आप एनडीए के पार्ट हैं, हाउ यू सी नरेंद्र मोदीज विजन कि आत्मनिर्भर भारत करना है, और उस आत्मनिर्भर भारत में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एज अ बिहारी मैं भी फील करता हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। सर, अगर आप सांसद बनते हैं तो आत्मनिर्भर भारत और मोदी जी के विजन को आप कैसे नई दिशा देंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो अभी विजन लेके चल रहे हैं वो इंडिया 2047 का लेके चल रहे हैं। उनके सामने भीषण समस्याएं थी, विपत्ति थी जब उन्होंने कार्यभार संभाला था। देश करप्शन के कई सारे मुद्दों से जुड़ रहा था, जिसको सही करने में, इस भ्रष्टाचार को मिटाने में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान निभाया। भ्रष्टाचार हटाने के साथ साथ उनको ये भी देखना था कि देश बाकी जो आधारभूत प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आगे बढ़े। हम किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में आत्मनिर्भर बने। आज के दिन में आपको पता ही है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब है
और हमारा बहुत सारा, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है चाइना के साथ वो इक्वल नहीं है। हम ज़्यादा पैसा उनको देते हैं, हमारे पास कम पैसा उनसे आता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हम भारत को 2047 के विजन के हिसाब से लेके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में हो, हमारे पास ज़्यादा पैसा आए ताकि हम ज़्यादा विकास कर सकें। नरेंद्र मोदी जी के इस विकास को आगे बढ़ाते हुए मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग के हम बहुत सारे चीज़ें जो बिहार में हो सकती है उसको एक्सप्लोर करें, और एक इंडस्ट्रियल हब जमुई में जहाँ भी सूटेबल हो हम लोग एक सेटअप कर पाने में ये सफल रहें, ताकि नरेंद्र मोदी जी के इस इंडिया 2047 के विजन को हम अपना एक छोटा योगदान देकर के आगे बढ़ा सकें, ताकि मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे और उसको अचीव भी कर पाएंगे। ये तो हुई विजन की बात। हाउ यू सी एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो काम है, चाहे आपके नज़र में, आपके हिसाब से वो कौन से ऐसे 5 काम होंगे जिसके आधार पर 2024 में जनता उनको पीएम के तौर पे देखे? नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने देश को आगे विकास की प्रगति पे आगे बढ़ाने का ही सिर्फ काम नहीं किया है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को भी सॉल्व करने का प्रयास किया है जो बहुत समय से लंबित हैं। चाहे वो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे रोड नेटवर्क के एक्सपेंशन के स्पीड को बढ़ाना हो, चाहे देश में कई जगह एम्स खोलना हो, और या फिर जिस तरह से अभी जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे IIT IIM हो, उसको बढ़ाने का मुद्दा हो। एक समय ऐसा था जब ये सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की संख्या बहुत लिमिटेड थी, जिस कारण से बहुत सारे जो हमारे क्वालिफाइड यूथ थे वहाँ उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। आज के दिन में वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत लोग उसमें वहाँ पे जा पा रहे हैं। एम्स एक बहुत ही उच्चतम तरह का स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करता है दिल्ली में, उसका भी विस्तार भारत के हर जगह पे होना बहुत ही ज़रूरी था, जो उन्होंने करने का प्रयास किया है और कई हद तक वो सफल भी रहे हैं। जो भी काम अधूरे हैं वो मुझे विश्वास है कि वो तीसरे टर्म में हम कर पाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा बहुत समय से लंबित था। रामलला टेंट में थे, आज मोदी जी उनको उनके अपने स्थान पे एक भव्य राम मंदिर में लेके आए हैं, जिनके लिए उनका बहुत 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 साधुवाद है। उसी तरह से ट्रिपल तलाक का मामला था, जिसमें हमारी बहनें जो हैं, मुस्लिम बहनें हैं, उनको एक अनफेयर बहुत सफ़र करती थी और इससे मोदी जी ने उनको निकालने का काम किया है। या फिर धारा 370 जो बहुत समय से लंबित था, जो जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न, जो कहते हैं अखंड भारत के बनने में एक बाधा थी, उसको भी उन्होंने दूर किया और आज के दिन में इन सारे कामों में वो सफल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये गति और बढ़ती ही जाएगी उनके तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। अब आते हैं मोदी जी का प्राइम ऑब्जेक्टिव लाभार्थी योजना, जो निम्न स्तर के वर्गों के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि, एंड स्पेशली जो मुझे एक फील करता है कि इसको अगर मास लेवल पे, क्योंकि इसमें सांसद, MLA, MLC जो बड़े नेता हैं उनका, क्षेत्रीय नेताओं का काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो है एक जन औषधि योजना एंड ऑफ कोर्स आयुष्मान भारत। ये 3 योजनाएं हैं। सर, मैं बिहार में जब विजिट करता हूँ, मैं 40 लोकसभा क्षेत्र ऑलमोस्ट विजिट कर चुका हूँ, मैं देखता हूँ 2-3 चीज़ें हैं। अगर सामने का विधायक अगर RJD से है, वो आयुष्मान भारत मैं क्यों इसको पुश करूं, किसान सम्मान जिसको अपना बनाना है कार्ड बनाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड जन औषधि, इस देश में दवाएं इतनी महंगी है, इलाज इतना महंगा है, तो 5 लाख का एक तरफ तो आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, लेकिन जन औषधि के केंद्र नहीं खुल पा रहे हैं हर जगह। क्या आप जमुई में जीते तो ये 3 ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि योजना शुरू की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, और जो बाकी जो योजनाएं आपने मेंशन की वो भी शुरू की। इससे पहले जो सरकार थी वो डबल इंजन की सरकार नहीं थी। अभी आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी की एक डबल इंजन की सरकार है और हम लोग का प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री जी की ये जो 3 योजनाएं हैं उसको किस तरह से हम समावेशी रूप में हर जिले में, हर प्रखंड में और हर पंचायत में ले जाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लक्ष्य रहेगा हमारे जीतने के बाद। ओके, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाए जिसके बारे में बिहार की जनता हमेशा पूछेगी, इस बार NDA कितनी सीटें जीतेगी?
वेरी कॉमन एंड मेरा पूर्ण विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी के किए हुए कार्यों के हिसाब से कि हम बिहार की 40 सीटें जीतेंगे और भारत नरेंद्र मोदी जी के दिए हुए लक्ष्य को 400 के पार ले जाएगा और नरेंद्र मोदी जी को दोबारा तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। इस पे मुझे पूर्ण विश्वास है। वैसे तो एक राजनीतिक क्वेश्चन और है मेरे लिए कि मीसा भारती जी तीसरी बार पाटलिपुत्र लोकसभा से आ रही हैं एंड ऑफ कोर्स रोहिणी जी भी आ रही हैं अब सारण से। इसके पहले 2 पुत्र आ ही गए हैं। तो और क्या ये इनसिक्योरिटी है कि बिहार में, हालांकि उन्हीं के गठबंधन के कुछ नेता थे, चाहे वो पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार, क्या उनको साइडलाइन सिर्फ इसलिए किया गया कि परिवार सिक्योर रहे या राजनीति में विकल्प पैदा ना हो? देखिए, इस बारे में इसमें ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं एक छोटा सा ये कहना चाहूँगा कि जब उनके परिवार से कोई लड़ता है तो वो तो समाजवाद होता है, लेकिन जब कहीं से ये अपनी काबिलियत के बेसिस पे ये जिम्मेदारी कोई और उठाता है तो वो परिवारवाद हो जाता है। इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला शॉर्ट्स वायरल होगा कि जब उनका परिवार चुनाव लड़ता है तो समाजवाद होता है और कहीं और अपनी काबिलियत से टिकट ले तो वो परिवार। अब जैसे उनकी एक उम्मीदवार हैं जो सिंगापुर से आई हैं, हाँ। उनके ऊपर ना बाहरी का टैग लग रहा है, उनके ऊपर ना परिवारवाद का टैग लग रहा है, लेकिन हम लोग जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे ऊपर बाहरी का भी टैग लग रहा है और परिवारवाद का भी टैग लग रहा है। आप ऐसा कीजिए कि उनके कार्यों को देखिए, अभी तक उन्होंने क्या किया है बिहार के लिए, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। आपको याद होगा 1990 का माहौल किस तरह से हुआ करता था, और आप मेरी काबिलियत को देखिए, मेरी योग्यता कमिंग ऑन दैट कि एक तरफ चरवाहा विद्यालय रहे, एक तरफ आई एम टॉकिंग विद अरुण सर हु स्टडीड इन मसूरी। सो ये कैसे सर पॉसिबल है कि एक तरफ आपका पारिवारिक बैकग्राउंड था जो एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझ रहा था, और एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी थे जिन्होंने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी? क्या आपको लगता है कि एजुकेशन ही वो बेसिक लाइन है जिसने बिहार को बहुत ज्यादा पीछे डाला? मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्तित्व, सबसे पहले आते हैं व्यक्तित्व पे, एक व्यक्ति पे, उसके डेवलपमेंट में एजुकेशन एक बहुत बड़ा माहौल तय करता है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप सिर्फ अपना भविष्य ही नहीं सुधारेंगे, अपने आसपास समाज में भी ये परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का माहौल हमें 90 के दशक में मिला है और जिस तरह से अच्छे लोग यहाँ से बाहर पलायन कर गए हैं, उन अच्छे लोगों के काबिलियत का, उनकी योग्यता का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हम लोगों को नहीं मिल पाया है। इसलिए बिहार इतना पीछे रहा है हमेशा। हमें ये कोशिश करनी है, आज जब माहौल पहले से बहुत बेहतर है, कि ऐसे लोगों को बिहार में लाया जाए जैसे मैं आया हूँ, और इन लोगों को यहाँ पे चीज़ों को सुधारने के लिए लगाया जाए, ताकि ये बिहार को उसी पायदान पे ले जा सकें जहाँ आज के दिन में गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। और मुझे ये विश्वास है कि जब हमारे बिहार के लोग वापस आएंगे, अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से यहाँ कार्य करेंगे, तो हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अरुण सर, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। आपका विजन उम्मीद करता हूँ जमुई की जनता समझे, और आप जब चुन के आए तो उसके बाद हम आपका साक्षात्कार करेंगे। धन्यवाद द अभिषेक तिवारी शो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।